हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। माई सेल्फ करण गर्ग, आपका सीएमए सारथी। एंड आज हमारा डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स का फर्स्ट लेक्चर है, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि क्यों डायरेक्ट टैक्स होता क्या है, हमारी गवर्नमेंट टैक्सेस क्यों कलेक्ट करती है, एंड डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस क्या होता है, जीएसटी क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, और जो पहले हमारे लेक्चर्स, जो हमारे पहले टैक्सेस होते थे, क्यों उन सबको अबॉलिश किया गया। तो चलो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बट आपको ये बताने से पहले कि डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करना चाहता हूँ। एग्जांपल क्या होगा, हम एज्यूम करते हैं, हम तीन अ, बंदों के नाम लेते हैं, अभी, रिया एंड मोहित। ये क्या करते हैं, तीनों मिलके एक फर्म स्टार्ट करते हैं, जो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की ओनर है। मतलब एक सोसाइटी को ये ओन कर रही है, या फिर हम कह सकते हैं उस सोसाइटी को चला रही है। एंड जो ये अभी, रिया एंड मोहित हैं, ये कौन है, उनके मेंबर्स हैं। तो अब ये जो फर्म है, जो सोसाइटी की ओनर है, जिस सोसाइटी में हमारे अभी, रिया और मोहित रहते हैं, इस फर्म का क्या काम होगा, इस सोसाइटी के लिए क्या काम करेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएगी। बेसिक फैसिलिटीज कौन सी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, या फिर हम और सैनिटाइजेशन, प्रॉपर कह सकते हैं हम, इस इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी बेसिक फैसिलिटीज कौन प्रोवाइड करेगा, हमारी सोसाइटी। नेक्स्ट क्या होगा हमारा, सोसाइटी की सिक्योरिटी। जो सोसाइटी में गार्ड रहेगा, जो हमारी सोसाइटी की सिक्योरिटी होगी, उसका कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, हमारी फर्म रिस्पॉन्सिबल होगी। एंड थर्ड क्या होगा, अपने मेंबर्स को, थर्ड इस सोसाइटी का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अपने मेंबर्स को सपोर्ट करना। या फिर अगर इन एनी सेंस हमारे अभी, रिया या मोहित को कोई हेल्प चाहिए होगी, तो वो सोसाइटी को अप्रोच कर सकती है, या फिर फर्म को अप्रोच कर सकती है। एंड इन केस अगर अभी रिया या मोहित को कुछ लोन की रिक्वायरमेंट हुई, तो हो सकता है जो हमारी फर्म है, वो अभी, रिया, मोहित को, अपने मेंबर्स को वो फॉर्म लोन भी प्रोवाइड कर दे। ये क्या था, ये एक एग्जांपल था जहां पे हमारे तीन मेंबर्स हैं, उन्होंने एक सोसाइटी बनाई है। अब इस एग्जांपल को हम अपनी लाइफ से थोड़ा रिलेट करते हैं। यहाँ पे क्या है, अभी, रिया एंड मोहित है, हम क्या करते हैं, इन अभी, रिया, मोहित की जगह हम अपने आप को रखते हैं। हम पूरी इंडिया में जो फर्म थी, ये क्या होगी हमारे एग्जांपल में, अब ये हमारी होगी गवर्नमेंट, ठीक है ना। और हम कौन हुए, हम हो गए पीपल ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट हमारे लिए कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर करती है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए। बेसिक फैसिलिटीज इन द सेंस, हमें क्या प्रोवाइड करेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल सैनिटाइजेशन, सेकंड एजुकेशन, थर्ड मेडिकल फैसिलिटीज, फोर्थ जुडिशियल सर्विसेज, मतलब जो हमारे कोर्ट्स वगैरह होते हैं, उनमें भी तो हमारी गवर्नमेंट ही रन करती है ना। एंड फिफ्थ, हमारी अदर एक्टिविटीज, क्या हो सकता है हमारा, हो सकता है हमारे जो ब्रिजेस वगैरह, रोड्स वगैरह, उनकी मेंटेनेंस कौन करता है, हमारी गवर्नमेंट करती है ना। नेक्स्ट फीचर क्या रहेगा, जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है, वो क्या रहेगा, हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, इंडिया की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए कितना सारा अमाउंट खर्च करती है, इन द सेंस आर्म्स के ऊपर, फाइटर जेट्स के ऊपर, मिसाइल्स के ऊपर, और शिप्स के ऊपर। ये क्या होता है, हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए होता है। अगर कोई बाहर से कंट्री इंडिया पे कोई हमला कर देती है, तो उसमें क्या काम आते हैं, हमारे आर्म्स वगैरह, हमारे शिप्स, या फिर फाइटर जेट्स वगैरह। एंड थर्ड, जो गवर्नमेंट का मेन खर्चा होता है, वो क्या रहता है, टू सपोर्ट अदर स्टेट गवर्नमेंट्स। अब गवर्नमेंट क्या करती है, ये जो पैसा आता है, उससे क्या करती है, अदर स्टेट गवर्नमेंट्स, इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं, उनकी गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, उनको कुछ अमाउंट्स प्रोवाइड करती है। हर एरिया में, हर स्टेट के हर गांव में जाके तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ काम नहीं कर सकती ना। इसलिए क्या करती है, गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू में से कुछ पोर्शन हर स्टेट को एलोकेट करती है, ताकि हर स्टेट गवर्नमेंट अपने पर्टिकुलर स्टेट के लिए पैसा खर्च कर सके।
या फिर अपने स्टेट के लोगों के लिए, उनके वेलफेयर के लिए पैसा खर्च कर सके। इन बॉर्डर सेंस मतलब हम कह सकते हैं पूरी इंडिया के लिए जो रोड्स वगैरह बन रही है, वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही होगी। बट इन नैरो सेंस हमारी पर्टिकुलर स्टेट के लिए जो उनके लोग हैं, उनके लिए कौन खर्च कर रहा होगा? हमारी अदर स्टेट्स। तो इसलिए क्या होगा? जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, वो अदर स्टेट्स के लिए पैसा खर्च करती है। देखते हैं हमारे जो हमारी गवर्नमेंट होती है, वो पैसा कहाँ पे खर्च करती है। मैंने अभी बताया ना आपको, फर्स्ट क्या था हमारा? टू प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटीज फॉर एवरी सिटीजन ऑफ कंट्री। बेसिक फैसिलिटीज इन द सेंस वाटर, पुलिस, फायर फाइटर्स, जुडिशियल सिस्टम्स या फिर टेकिंग केयर ऑफ ब्रिजेस, रोड्स। ये क्या था हमारी बेसिक फैसिलिटीज हैं। Whatever money is received by the government from taxation is spent by it for the welfare of citizen। मतलब जितना भी पैसा गवर्नमेंट के पास आएगा, वो क्या करेगी? हम लोगों के लिए, हमारे वेलफेयर के लिए या हमारी सोसाइटी के लिए ही सारा खर्च करती है। सम ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट आर हेल्थ केयर सर्विसेज। हमें फ्री में हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड की जाती है ना, जो ये आयुष्मान कार्ड आ रहे हैं, वो भी तो गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कर रही है। तो इसके लिए क्या? उनको टैक्सेस चाहिएंगे। नेक्स्ट क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, एजुकेशन, फ्री एजुकेशन जो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर हमारी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट क्या है? फ्री हाउसेज फॉर पुअर पीपल्स। कुछ ऐसे भी गवर्नमेंट स्कीम्स लाती रहती है ना, कि जो गरीब लोग हैं उनको बहुत ज्यादा कंसेशन में या फिर फ्री में हाउसेज प्रोवाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट क्या है? वाटर, पुलिस, फायर फाइटर्स या जुडिशियल सिस्टम। मतलब फर्स्ट रीजन क्या हुआ? हमें बेसिक फैसिलिटीज के लिए। सेकंड क्या है? टू सपोर्ट मल्टीपल गवर्नमेंट्स, ऑल द लोकल गवर्नमेंट्स ऑफ स्टेट्स लाइक विलेज पंचायत, ब्लॉक्स पंचायत या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रिसीव फंड्स फ्रॉम द फाइनेंस कमीशन। मतलब जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो अपने रेवेन्यू में से हर स्टेट गवर्नमेंट में थोड़ा थोड़ा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करती है, ताकि हर स्टेट गवर्नमेंट अपने पर्टिकुलर स्टेट के लिए या फिर स्टेट में जो पर्टिकुलर गांव है या फिर सभी गांव के लोगों के लिए कुछ काम कर सके। नेक्स्ट क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ। टैक्सपेयर रिसीव द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड वेल्थ फ्रॉम गवर्नमेंट इन केस ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन या इंटरनल आर्म रिबेलियन और एनी अदर सिचुएशन। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? हमारी कंट्री के हमारी कंट्री की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट खर्च करती है। इन द सेंस आर्म्स हो गया, शिप्स हो गया, हमारे फाइटर जेट्स हो गए या फिर बुलेट्स वगैरह हो गई, गन्स वगैरह हो गए। इस पे कितनी इन्वेस्टमेंट होती है हमारी गवर्नमेंट की। नेक्स्ट क्या है? कि हो सकता है हमारी दूसरी कंट्री से प्रोटेक्ट ना हो, बट इंडिया में भी तो कभी कभी हो जाता है ना, जो टेररिस्ट अटैक हो जाते हैं या फिर विद्रोह हो जाता है, उसमें भी तो बहुत सारा खर्च होता है ना। तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट तीन जगह खर्च करती है। पहला बेसिक फैसिलिटीज, सेकंड सपोर्ट अदर गवर्नमेंट, थर्ड हमारी प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ। ठीक है ना? अब हमने देखा कि हमारी जो गवर्नमेंट है, वो पैसा खर्च कहाँ का करती है, बट ये पैसा आता कहाँ से है? अब एक बार ये भी देख लें। फर्स्ट, ये हमारा चार्ट है, ये रिवेन्यू कंपोजिशन ऑफ हमारे गवर्नमेंट है, कि अगर गवर्नमेंट 1 रुपया कमा रही है, अगर हमारी गवर्नमेंट 1 रुपी कमा रही है, 1 रुपी कमा रही है, तो उसमें से कितने पैसे वो किस इनकम से अर्न कर रही है। फर्स्ट क्या है हमारा? इनकम टैक्स। जो हमारा इनकम टैक्स होता है, वो हमारा कितना कवर कर रहा है? 19%। नेक्स्ट क्या है? यूनियन एक्साइज ड्यूटी, वो कितना कवर करता है हमारा? 5%। नेक्स्ट क्या है हमारा? जीएसटी, जो हम पढ़ने वाला है, जिस सब्जेक्ट को हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये कितना परसेंट कवर करता है? 18% ऑफ टोटल रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। डायरेक्ट टैक्स जो हमारा इनकम टैक्स है, वो 19% कवर कर रहा है एंड जीएसटी हमारा 18% कवर कर रहा है। कॉर्पोरेट टैक्स हमारा 17% कवर करता है। और जो कस्टम्स होता है, कस्टम्स क्या होता है? जब भी हम इंडिया से बाहर से कुछ इंडिया में गुड्स मंगाते हैं, तो उस पर कस्टम एक्ट लगता है, उस पर कस्टम्स में हमें टैक्स पे करना होता है। तो ये कितना कवर कर रहा है? 4%। नेक्स्ट क्या है? नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट, या फिर हम कह सकते हैं अदर रिसिप्ट, जो अदर मिसलेनियस रिसिप्ट हुई, वो कितना? 10% कवर करिए। एंड लास्ट, जो गवर्नमेंट बोरो करती है, हो सकता है इंडिया से बाहर से किसी गवर्नमेंट से या फिर वर्ल्ड बैंक से या फिर इंडिया में अदर स्टेट गवर्नमेंट या फिर आरबीआई से, जो भी बोरोइंग्स होगी, वो कितना कवर करती है? 27%। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट 1 रुपया कमा रही है, तो उसमें से 19 प्लस 18 37 प्लस 4 मतलब 41% जो है, वो टैक्स कहाँ से आ रहा है? डायरेक्ट टैक्स, प्लस 17 कितना हुआ? 58% जो है हमारा डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस से
हमारा रेवेन्यू कवर हो रहा है। गवर्नमेंट मतलब मेजर पोर्शन जो है अपना, वो डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स से ही कवर करती है। बाकी जो है वो हमारा लायबिलिटीज आ जाता है, बोरोइंग्स आ जाता है एंड अदर मिसलेनियस कह सकते हैं रिसिप्ट्स रहता है। बट जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, ये हमारे गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर मेजर रेवेन्यू कवर करता है। इसलिए हम बीइंग सीएमए प्रोफेशनल्स, हमारे लिए ये जो सब्जेक्ट है ये हमें इंट्रोड्यूस किया गया है। क्योंकि हम जो प्रोफेशनल्स हैं, हमें ये एज्यूम किया जाता है कि जब हम सीएम में बनेंगे तो हमें डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स की नॉलेज होनी चाहिए। प्लस हमारे प्रोफेशंस के लिए चाहे हम किसी भी फील्ड में जाए, चाहे हम जॉब करें, प्रैक्टिस करें या फिर कुछ भी करें, हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट टैक्स से इनडायरेक्ट टैक्स में प्रैक्टिस जरूर कर सकते हैं। हम अपनी फैमिली मेंबर्स, अपने लोगों की या फिर अपनी रिटर्न्स भी खुद भर सकते हैं। ठीक है ना? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा? डायरेक्ट टैक्स वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्स। अभी हमने देखा कि हमारी जो गवर्नमेंट होती है, जो पैसा कलेक्ट करती है, वो हमारे लिए खर्च करती है, हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए खर्च करती है, प्लस अदर स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए खर्च करती है। उसके बाद हमने देखा कि जो सारा रेवेन्यू आता है, वो किस-किस सोर्स से आता है। मतलब अगर गवर्नमेंट ₹1 कमा रही है, तो कितना परसेंटेज ऑफ इनकम वो किस सोर्स से कलेक्ट कर रही है। बट अब जो मेन क्वेश्चन आता है, जो हमारा सब्जेक्ट है डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, इन दोनों वर्ड्स में या फिर इन दोनों सब्जेक्ट्स में डिफरेंस क्या है? हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। एज्यूम करते हैं आपको, आपका नाम लेते हैं मोहित। मोहित को बहुत मन हुआ। मोहित को क्या मन हुआ? मैगी खाने का। 2 मिनट वाली मैगी। तो वो क्या गया? बाजार में गया, शॉप पे गया, किराने वाली शॉप, हमारे लाला जी वाली शॉप। ठीक है ना? ये शॉप पे गया और इसने कहा, अंकल जी, मेरे को एक मैगी चाहिए। अंकल ने कहा, ठीक है लो, मैगी ले लो। मैगी का प्राइस क्या था? 15 रुपीज। अब मैं मोहित ने क्या कहा? मोहित ने 15 रुपीज दे दिए। अंकल जी ने मैगी दे दी। अब हमें तो यहाँ कुछ समझ में नहीं आया। बट हमने क्या किया? हमने तो ये 15 रुपए डायरेक्ट अपने अंकल जी को दे दिए। अब अंकल जी ने क्या किया? इस 15 रुपए को 3 जगह बाइफरगेट किया। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल 12 रुपीज, ये क्या थे? जो डायरेक्टली अंकल जी मैगी कंपनी को पे करेंगे। ये मतलब 12 रुपए अंकल जी की कॉस्टिंग है। वो कॉस्टिंग जो उन्होंने कंपनी से उस मैगी के पैकेट को ऑर्डर किया था। मतलब क्या कह सकते हैं? ये हमारी कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है ना? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ गुड्स कह सकते हैं ना? क्योंकि इतने में हमने मंगाया है। अब क्या किया? अंकल जी ने क्या किए? 2 रुपए अपना प्रॉफिट रखा। ये क्या है कि अंकल जी कह रहे हैं अगर मैं एक मैगी का पैकेट बेच रहा हूँ तो मेरे को कुछ ना कुछ तो पैसे मिलने ही चाहिए। अब 1 रुपया कहाँ गया? अंकल जी ने कहा ये मैं टैक्सेस में दे दिए। अब ये कौन से टैक्सेस हैं? मोहित कहेगा मैंने तो कोई टैक्स दिए नहीं। तो अंकल जी मेरे बिहाफ पे टैक्सेस क्यों पे कर रहे हैं? क्योंकि जो मोहित था उसने जो 15 रुपीज पे किए थे, वहां पे एक बहुत छोटे अक्षर में लिखा था इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। क्या अंकल जी ने स्पेशली मोहित से कहा कि आप मेरे को टैक्स पे करो? अंकल जी ने क्या किया? जितने जो ये 15 रुपीज कलेक्ट किए, इस 15 रुपए में से 3 जगह बाइफरकेट किए। फर्स्ट जो कॉस्टिंग थी, जो डायरेक्टली मैगी कंपनी को पे की। सेकंड जो अंकल जी का प्रॉफिट था 2 रुपए का। एंड थर्ड जो हमारे इसमें टैक्सेस बचते हैं, जो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं। अब क्योंकि ये जो टैक्सेस हैं, जो अंकल जी गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, ये क्या हुआ? ये हमने मोहित से कलेक्ट किए एंड देन गवर्नमेंट को पे किए। मतलब वो टैक्सेस जो मैं क्या करता हूँ, अल्टीमेट कंज्यूमर से कलेक्ट करता हूँ एंड देन गवर्नमेंट को पे करता हूँ, वो क्या होंगे? हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये क्या एग्जांपल हो गया हमारा? जीएसटी का। मतलब जीएसटी एक वो टैक्स है जो मैं अपनी जेब से नहीं पे करूंगा। मैं क्या करूंगा? आगे जो अपना कंज्यूमर होगा, अल्टीमेटली जिसको मैं प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, उससे कलेक्ट करूंगा एंड देन वहां से कलेक्ट करके डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करूंगा। ये क्या हुआ हमारा? इनडायरेक्ट टैक्स। बट अब डायरेक्ट टैक्स क्या हुआ? ये जो 2 रुपए हुए, ये जो 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ अंकल जी को एक पैकेट बेचने पे, एक पैकेट बेचने पे जो 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ, इस पे जो टैक्स जाएगा वो क्या होगा? डायरेक्ट टैक्स। और हम इसे क्या कहते हैं? इनकम टैक्स। मतलब वो टैक्स जो हम अपनी जेब से, अपने प्रॉफिट पे गवर्नमेंट को पे करेंगे, वो क्या होगा हमारा? डायरेक्ट टैक्स। बट वो टैक्स जो हम अल्टीमेट कंज्यूमर से कलेक्ट कर रहे हैं,
एंड गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, वो क्या होगा हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। अब इसमें डिफरेंस क्या हो रहा है? दोनों टैक्स तो मैं ही पे कर रहूंगा, बीइंग अ सेलर, बीइंग अ बिजनेसमैन, या फिर बीइंग अ अंकल जी, जो मैंने लाला जी कहा है, बीइंग अ लाला जी, दोनों टैक्स मैं गवर्नमेंट को पे कर रहा हूं, तो इसमें डिफरेंस क्या हुआ? जब दोनों टैक्स मेरे को ही पे करना है, तो दोनों अलग अलग टैक्स क्यों बनाए? देखो, जो ये 2 रुपए थे, जो हमारे अंकल जी का प्रॉफिट था एक मैगी की पैकेट को बेचने के लिए, क्या ये अंकल जी ये कह सकते हैं क्या कि मेरे बिहाफ पे जो मोहित है, क्योंकि उसने कंज्यूम किया है, तो ये 2 रुपए मोहित पे करेगा? डायरेक्ट टैक्स में कभी भी अंकल जी ये नहीं कह सकते कि जो मेरा टैक्स है वो मेरे बिहाफ पे कोई और पे करेगा। मेरे बिहाफ पे मेरा कंज्यूमर जिसने वो मैगी का पैकेट खाया है वो पे करेगा। डायरेक्ट टैक्स में कभी भी हम अपना बर्डन, अपना जो बर्डन होगा, जो टैक्स का बर्डन होगा, वो शिफ्ट नहीं कर सकते। बट जो इनडायरेक्ट टैक्स है, जो ये इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस था ना, जो हमने मैगी के पैकेट में देखा था, बहुत छोटे से अक्षर में होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, वो टैक्सेस जो थे, जो गवर्नमेंट, जो अंकल जी हमारे मोहित से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे कर रहे थे, वो टैक्सेस क्या होंगे हमारे? इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब जिनका बर्डन हम शिफ्ट कर सकते हैं, वो क्या हो सकता है हमारे? इनडायरेक्ट टैक्स। बट जिनका बर्डन हम शिफ्ट नहीं कर सकते, वो क्या रहेंगे हमारे? डायरेक्ट टैक्सेस। एक और देते हैं। अब इसमें थोड़ा एक्सटेंड करते हैं हम इसी एग्जांपल को। हमने क्या कहा कि अंकल जी ने अभी क्या किया था? अंकल जी ने अभी क्या किया? 2 रुपए का प्रॉफिट कमाया, उस पे क्या पे किया? इनकम टैक्स। एंड जो 1 रुपीज का एक्स्ट्रा अमाउंट अंकल जी ने कॉस्टिंग पे कलेक्ट किया था, वो क्या थे? इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस वाले इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी। है ना? यही था ना अभी तक? क्या हुआ? अभी हमने एग्जांपल लिया कि अंकल जी ने 1 मैगी का पैकेट सेल किया, बट क्या हुआ? क्या पूरे साल में एक ही पैकेट सेल हुआ क्या? हम अब एग्जांपल लेते हैं कि अब अंकल जी पूरे साल में मिला के 1 लाख 10 लाख पैकेट्स सेल करते हैं। अंकल जी बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उन्होंने क्या किया? पूरे साल में 10 लाख पैकेट मैगी के सेल कर दिए, है ना? अब हमारा टोटल प्रॉफिट क्या होगा अंकल जी का पूरे साल का? 20 लाख रुपए। एंड टोटल जीएसटी की अमाउंट क्या होगी हमारी? 10 लाख रुपीज। अब हमारी गवर्नमेंट कहती है कि जो हमारा इनकम टैक्स होता है, जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी, जैसे जैसे मोहित जी की इनकम बढ़ेगी, वैसे वैसे हमारे टैक्स का स्लैब बढ़ेगा। मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, वैसे वैसे मैं ज्यादा इनकम टैक्स पे करूंगा। क्या होगा? मैं अभी आपके साथ टैक्स स्लैब का एक एग्जांपल ही लेता हूँ। टैक्स स्लैब हमारे, लेट्स अज्यूम अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आपके साथ टैक्स स्लैब बता रहा हूँ। 0 to 2.5 लाख क्या होता है? हमारा 0%। 0 to 5%, 5 लाख क्या होता है हमारा? 5%। 5 लाख to 10 लाख क्या होता है हमारा? 20%। एंड 10 लाख से अबव क्या होता है? 30%। ये टैक्स रेट्स हम अच्छे से डिस्कस करेंगे जब हम अपना इनकम टैक्स डिस्कस करेंगे। बट अभी खाली मैं आपको ये जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं उसके बेसिस में बता रहा हूँ। ठीक है ना? तो हमारा 2.5 लाख के इनकम पे हमारा 0% मतलब जीरो टैक्स। 2.5 से 5 लाख मतलब हमारे 2.5 लाख के इनकम पे 5%, 12,500। एंड देन हमारे क्या है? 5 लाख से 10 लाख के इनकम पे 20% मतलब 1 लाख टैक्स। एंड देन 10 लाख से अबव कितने हुई? हमारे 10 लाख की इनकम पे 30% मतलब 3 लाख। तो टोटल टैक्स क्या हुआ? हमारे 3 लाख प्लस 1 लाख 4 लाख प्लस 12,500, 4,12,500। मतलब क्या हुआ? जैसे डायरेक्ट मेरी इनकम, मेरा प्रॉफिट इनकम इंक्रीज होता है, वैसे वैसे मेरे डायरेक्ट टैक्स की जो लाइबिलिटी होती है, मेरा जो इनकम टैक्स होता है, वो इंक्रीज होता है। बट यहाँ पे जो था, जो हमारा ये था, हमारे जो 1 रुपीज का टैक्सेस है, क्या ये इंक्रीज हो रहा है क्या? क्या जब मैंने वन वन पैकेट सेल किया, जब भी मैंने 1 पे किया, जब मैंने 10 लाख पैकेट सेल किए, जब भी मैंने 1 रुपी पर टैक्स, 1 रुपी पर पैकेट सेल किया है, 1 रुपी पर पैकेट जीएसटी पे किया है, तो मतलब 10 लाख पैकेट सेल करने पे भी मेरे को 10 लाख ही टैक्स पे करना हो रहा है। मतलब अगर मैं वन वन पैकेट सेल कर रहा हूँ, तो भी मैं 1 रुपीज पर पैकेट दे रहा हूँ। अगर मैं 10 लाख पैकेट सेल कर रहा हूँ, तो भी मैं 1 रुपीज पर पैकेट टैक्स दे रहा हूँ। मतलब चाहे मैं 1 करोड़ पैकेट सेल करूँ, चाहे मैं एक पैकेट सेल करूँ,
मेरे को टैक्स रेट क्या रहेगा हमारा जीएसटी में? हमारा सेम रहेगा। मतलब हमारा जो इनकम टैक्स होता है वो प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है। प्रोग्रेसिव क्या होता है? जैसे-जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी, वैसे-वैसे मेरा टैक्स रेट बढ़ेगा, वैसे-वैसे मेरा इनकम टैक्स बढ़ेगा। बट जीएसटी में क्या होता है? रिग्रेसिव इन नेचर। मतलब हम क्या रहता है? जीएसटी हमेशा एक रेट रहता है। कभी भी ऐसे नहीं होगा कि अगर मेरा जीएसटी में मैंने ज़्यादा पैकेट सेल किए, तो मेरे को ज़्यादा रेट पे टैक्स पे करना होगा। एक बार ये डिफरेंस देखते हैं हमने, जो 2 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। फर्स्ट क्या है हमारा डिफरेंस? मीनिंग। मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है, वो क्या होता है? जो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं। जो अंकल जी वो ₹2 पे टैक्स पे कर रहे थे, वो क्या था हमारा? डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स रेफर टू एज टैक्स लेविड ऑन द पर्सन इनकम एंड वेल्थ। ₹2 क्या था? अंकल जी की इनकम थी एक पैकेट को सेल करने के लिए। ठीक है ना? एंड इज पेड डायरेक्टली टू गवर्नमेंट। क्या कर रहे थे गवर्नमेंट? क्या कर रहे थे अंकल जी? जो ₹2 का टैक्स था, वो क्या कर रहे थे अंकल जी? डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर रहे थे। वो मेरे से कलेक्ट नहीं किया। अंकल जी ने ₹2 का प्रॉफिट अपने प्रोडक्ट पे कमाया, बट ये नहीं कहा जो ₹2 पे टैक्स पे कर रहे हैं। जो हमने स्लैब रेट देखे ना 0 टू 2.5 लाख, जो टैक्स पे कर रहे हैं, वो मेरे से कलेक्ट नहीं किया। अंकल जी ने वो ₹2 मेरे से कलेक्ट किए। वो ₹2 क्या थे? वो प्रॉफिट था। बट जो इनडायरेक्ट टैक्स था वो ₹1 का, वो तो मेरे से डायरेक्टली कलेक्ट किया है ना। वो तो मेरे से कलेक्ट करके सेम मंथ में क्या करेंगे अंकल जी? गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराएँगे। तो हम क्या कह सकते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स इज रेफर टू एज टैक्स लेविड ऑन द पर्सन हु कंज्यूम द गुड्स और सर्विसेज एंड पेड इनडायरेक्टली टू गवर्नमेंट। इनडायरेक्टली क्यों हुआ? क्योंकि अंकल जी मेरे से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं। अगर अंकल जी अपने आप अपनी जेब से निकाल के गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे होते, तो उसे क्या कहते हैं हम? डायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारा? नेचर। नेचर में मैंने आपको क्या बताया था डायरेक्ट टैक्स को? कि डायरेक्ट टैक्स हमेशा प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है। मतलब मेरी जैसे-जैसे इनकम बढ़ती जाएगी, वैसे-वैसे मेरा टैक्स रेट बढ़ता जाएगा, वैसे-वैसे मेरा टैक्स अमाउंट बढ़ता जाएगा। बट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? रिग्रेसिव इन नेचर। मतलब चाहे मैं कितने भी प्रोडक्ट सेल करूं, चाहे मैं 1 करोड़ मैगी के पैकेट सेल करूं, चाहे मैं एक मैगी का पैकेट सेल करूं, चाहे मैं 10 लाख मैगी के पैकेट सेल करूं, हमेशा मेरा जो टैक्स रेट रहेगा या फिर एक प्रोडक्ट पे जो टैक्स रेट रहेगा, वो हमेशा सेम रहेगा। यहाँ पे क्या लिखा है? रिग्रेसिव इन नेचर, दैट इज ऑल पर्सन विल बियर इक्वल वेट ऑफ टैक्स ऑन गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम्ड बाय देम इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एबिलिटी। मतलब क्या हुआ? हम ये नहीं देख रहे कि कौन बायर है, हम ये देख रहे हैं अगर सामने वाले ने एक प्रोडक्ट कंज्यूम किया है, तो हम क्या करेंगे उस पे? हम उस पे इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा? इंसिडेंट्स एंड इम्पैक्ट। अब इसमें क्या है? डायरेक्ट टैक्स में क्या था कि जो कौन पे कर रहा है, इंसिडेंस किस पे था, इम्पैक्ट किस पे था, मतलब बर्डन किस पे था। अंकल जी क्या कर रहे थे? ₹2 का प्रॉफिट कमा रहे थे। उस ₹2 के प्रॉफिट जो अंकल जी का अपना होना चाहिए, उस प्रॉफिट में से टैक्स पे कर रहे थे। मतलब जो इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट है, मतलब जो अल्टीमेटली इम्पैक्ट है, जिसको दुख हो रहा है टैक्स पे करते हुए, वो कौन है? हमारे अंकल जी। तो मतलब क्या हुआ? डायरेक्ट टैक्स में जो प्रॉफिट कमा रहा है, जो इनकम कमा रहा है, वो टैक्स पे कर रहा है। बट इनडायरेक्ट टैक्स में क्या था? अंकल जी क्या अपनी जेब से कलेक्ट कर रहे थे क्या? अंकल जी ने क्या किया? आगे मोहित से कलेक्ट किया, फिर गवर्नमेंट को पे कर दिया। क्या अंकल जी को ये टैक्स पे करते हुए कोई दुःख होगा क्या? क्या अंकल जी ने अपनी जेब से निकाल के मोहित को गवर्नमेंट को पे किया क्या? नहीं, अंकल जी ने डायरेक्टली मोहित से कलेक्ट किया। तो मतलब हम कह सकते हैं फॉल्स ऑन डिफरेंट पर्सन। टैक्सेस रिकवर्ड फ्रॉम द एसएससी हु पासेस सच बर्डन टू अनदर पर्सन। मतलब मैंने क्या किया? उस ₹1 का टैक्स का बर्डन मोहित पे शिफ्ट कर दिया। पे मैं करूँगा, बट क्या किया मैंने? मोहित से कलेक्ट किया एंड गवर्नमेंट को पे किया। मतलब क्या हुआ? किसी और पे फॉल्स ऑन डिफरेंट पर्सन एंड पेड बाय मी, पेड टू गवर्नमेंट। तो ये क्या हुआ? मेरे को कोई दुःख नहीं हो रहा है। इट डज़ नॉट पिंच द टैक्स पेयर। मैं टैक्स पेयर हूँ, तो मेरे को दुःख नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने आगे से कलेक्ट कर लिया। बट इनकम टैक्स में क्या था? मेरे को दुःख हो रहा था क्योंकि मैं अपनी जेब से पे कर रहा था। नेक्स्ट हमारा डिफरेंस क्या है? नेक्स्ट हमारा डिफरेंस है एग्जाम्पल्स। हमारे डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल्स क्या-क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट टैक्स का क्या एग्जाम्पल होगा? हमारा इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या होता है? जो हमारे इनकम पे हम टैक्स पे कर रहे होते हैं, उसे क्या कहते हैं हम? इनकम टैक्स। एंड
इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल क्या होगा? जीएसटी। जो इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस था ना, उसमें क्या आता है हमारे? जीएसटी। या फिर जो कस्टम ड्यूटी क्या बताया था मैंने? कि अगर हम इंडिया से बाहर से इंडिया में कोई गुड्स इंपोर्ट करते हैं, तो हम उस पे क्या कहते हैं? उसमें हम कुछ टैक्सेस पे करते हैं। उन टैक्सेस का नाम क्या है? कस्टम ड्यूटी। नेक्स्ट क्या है? इवेजन। क्या टैक्स की चोरी पॉसिबल है क्या? क्या डायरेक्ट टैक्स में पॉसिबल है क्या? या फिर क्या इनडायरेक्ट टैक्स में पॉसिबल है क्या? हम एग्जांपल ही कंटिन्यू करते हैं। हमने एग्जांपल क्या लिया था कि अंकल जी ने क्या किया? अंकल जी ने मैगी सेल की। अंकल जी ने कितने 1 10 लाख मैगी सेल की। हर मैगी पे क्या था? 2 रुपीस का प्रॉफिट। तो कितना प्रॉफिट हुआ हमारा? 20 लाख रुपीस। बट अब अंकल जी कहते हैं इसमें कि देखो, मैंने 20 लाख रुपए का तो प्रॉफिट कमाया, बट क्या हुआ? जब मैंने मैगी मंगाई, मेरे मैगी का जो था, मेरा जो सप्लायर था, उसने अपने 12 रुपए थे, ये तो अपने ले ही लिए। बट क्या हुआ? मेरे को एक्स्ट्रा 2 लाख रुपए का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आई। ठीक है ना? प्लस क्या हुआ? मैंने अपनी शॉप को भी चलाया। मैंने फर्दर जो गुड्स था, वो मैंने मोहित को सेल किया। ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों को सेल किया। और क्या हुआ? इसलिए मेरे को बहुत सारे खर्च हुए। मेरे को अपना रेंट भी पे करना था। मैंने अपनी बिल्डिंग ली ना, मैंने इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए क्या लिया था? एक बिल्डिंग ली थी। वहाँ पे मैंने अपना ये सेल परचेज़ किया। उसमें क्या हुआ? मेरे को रेंट भी पे करना हुआ। हो सकता है वो 1 लाख रुपए हो। प्लस मेरे अदर एक्सपेंसेस भी आए। मेरे बहुत सारे एक्सपेंसेस हुए, इलेक्ट्रिसिटी का, मेंटेनेंस का, इंश्योरेंस का, या फिर और एक्सपेंसेस मैंने। और फर्दर जब और कस्टमर्स को मैंने ये सेल किया, तो मैंने एडवर्टाइज भी किया। तो क्या हुआ? मेरे क्या हुए? मेरे 10 लाख रुपए और खर्च हो गए। मतलब क्या हुआ? 20 लाख रुपए का प्रॉफिट तो हुआ, बट क्या हुआ? मेरे 13 लाख रुपए, मेरे कितने हुए? 13 लाख रुपीस का मेरे अदर एक्सपेंस हुए। तो मतलब अल्टीमेटली मेरे पास कितने आए रुपए? मेरे पास 20 लाख में से 13 लाख माइनस करने के बाद मेरे पास 7 लाख रुपए हैं, जो मेरी जेब में आए। मतलब अल्टीमेट जो फाइनल प्रॉफिट है, जो मेरे बिज़नेस का प्रॉफिट है, वो तो खाली 7 लाख रुपए है। तो मैं आपको 20 लाख पे क्यों टैक्स पे करूँ? हमारे अंकल जी कह रहे हैं मैं 20 लाख पे टैक्स क्यों पे करूँ? जब मेरे पास आ ही 7 लाख रुपए हैं, 13 लाख रुपए तो मैंने खर्च कर दिए। तो अंकल जी क्या कहते हैं? मैं क्या करूँगा? मैं खाली 7 लाख रुपए पे टैक्स पे करूँगा। तो क्या करते थे? मोस्टली बिज़नेसमैन क्या करते थे? अपना एक्चुअल प्रॉफिट में एक्सपेंसेस ऐड कर देते। मतलब बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐड करके क्या आता था? या तो मिनिमम मिनिमम प्रॉफिट आता था, या तो वो मिनिमम प्रॉफिट दिखाते थे, या फिर लॉस दिखाते थे। यहाँ पे अंकल जी ने क्या किया? अपना प्रॉफिट बहुत ज्यादा कम कर दिया। अब 7 लाख रुपए पे क्या टैक्स पे करेंगे? 0 टू 2.5 क्या बताया था? 0%। 2.5 टू 5 लाख क्या बताया था? 5%। एंड 5 लाख टू 7 लाख क्या बताया था? क्योंकि 10 लाख तक तो इनकम का ही नहीं, तो क्या हुआ? हमारा 20%। अब यहाँ पे क्या पे कर रहे हैं? 12,500 प्लस 2 लाख पे 20%, 40,000। तो क्या हुआ? अब ये क्या पे कर रहे हैं? 52,500। मतलब जब अंकल जी ने एक्सपेंसेस दिखाए, अपना प्रॉफिट कम कर दिया, तो कितना टैक्स पे किया उन्होंने? डायरेक्ट टैक्स 52,500। बट एक्चुअल में कितना होना चाहिए था? 4,12,500। मतलब कितना पे इन्होंने कितना बचा लिया? टोटल टैक्स इन्होंने बचाया 3,60,000 का। इन्होंने खाली एक्सपेंसेस दिखा के 3,60,000 का टैक्स बचा लिया। मतलब क्या हुआ? ये तो टैक्स की चोरी होगी। हमने क्या किया? अपने इनकम को कम दिखा दिया एक्सपेंसेस दिखा के, और अपना बहुत सारा टैक्स बचा लिया। अब लोग ऐसे ही करते थे डायरेक्ट टैक्स में। बट इनडायरेक्ट टैक्स में क्या टैक्स इवेजन पॉसिबल है? एक बार वो भी देखते हैं। हमने एग्जांपल लिया मैगी का, कि जो अंकल जी जो थे, उन्होंने क्या किया? 1 रुपए का टैक्स जो मेरे से कलेक्ट किया, वो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को पे किया। अंकल जी ने कहा कि मैंने 10 लाख टैक्स 10 लाख मैगी के पैकेट सेल किए, इसलिए मेरा इनडायरेक्ट टैक्स क्या हुआ? जो मैंने कस्टमर से कलेक्ट किया, 10 लाख रुपए थे। बट यहाँ पे क्या हुआ? अंकल जी ने 10 लाख पैकेट परचेज किए होंगे, जब ही सेल किए होंगे। बट हो सकता था कि अंकल जी ने क्या किया?
20 लाख पैकेट परचेज किए एंड 10 लाख रुपए क्या किया? अंकल जी ने कहा कि मैंने 10 लाख गवर्नमेंट को क्या कहा कि मैंने 10 लाख रुपए 10 लाख पैकेट ही सेल किए। बट एक्चुअल में क्या हुआ? 20 लाख पैकेट सेल किए, 10 लाख पैकेट्स का क्या किया? कैश में ट्रांजैक्शन कर ली, कैश में ले लिया, टैक्स कस्टमर से कलेक्ट किया, बट गवर्नमेंट को पे नहीं किया। क्या होता था? पहले होता था कि क्या करते थे हम कैश में सेल कर लेते थे। बट जब से जीएसटी आया तो क्या हुआ? जब अंकल जी ने जो ये 12 रुपए जो पर पैकेट 12 रुपए हमारे कॉस्टिंग थी, उसमें भी अंकल जी ने टैक्स पे किया होगा। मतलब क्या हुआ? अगर मैं रॉ मटेरियल खरीद के आगे फर्दर सेल कर रहा हूँ, तो जो मैं रॉ मटेरियल ला रहा हूँ ना, उसपे भी टैक्स पे करके आ रहा हूँ। मैं जब आगे सेल करूँगा, उस पे तो टैक्स कलेक्ट करूँगा ही, बट जब मैं पीछे से अपना रॉ मटेरियल ला रहा हूँ, जब मैं अंकल जी ने रॉ मैगी खरीदी होगी, अंकल जी मैगी पे टैक्स पे करके आएँगे। मतलब क्या हुआ? गवर्नमेंट ने क्या किया? जितनी बार प्रोडक्ट बाय सेल होगा, उतनी बार उस पे टैक्स लगा दिया। मतलब हर प्रोडक्ट पे, हर बाय सेल पे टैक्स लगाने से क्या हुआ? टैक्स की जो चोरी थी, जो टैक्स इवेजन था, वो बहुत कम हो गया। हो सकता है अंकल जी अब क्या करें, जो 20 लाख पैकेट थे, उसमें से 10 लाख रुपए पे तो 10 लाख पैकेट पे तो अंकल जी ने बता दिया, बट 10 लाख रुपए पे पैकेट जो थे, उसको कहा अंकल जी ने मैंने कैश में बेचे, मतलब मैंने एक्चुअल में बेचे ही नहीं। बट क्या हुआ? जब उन्होंने खरीदा, तो वो टैक्स पे करके आएँगे। मतलब क्या हुआ? जब परचेज़ पे टैक्स लग ही गया, तो क्या टैक्स इवेजन हुआ? जब मैंने ये बता दिया, मैंने गवर्नमेंट को बता दिया कि मैं 20 लाख पैकेट खरीद रहा हूँ, आगे बेचने के लिए, बट 10 लाख पैकेट बेचे हैं, तो क्या गवर्नमेंट ईज़िली ट्रैक कर सकती है कि जो 10 लाख पैकेट हैं, वो मेरे पास ही रखे होंगे? मतलब क्या हुआ? यहाँ पे टैक्स इवेजन करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। बट इनकम टैक्स में क्या हुआ? टैक्स इवेजन पॉसिबल है, क्योंकि अंकल जी ने क्या किया? 13 लाख रुपए के एक्सपेंसेस दिखा दिए। यहाँ पे क्या है? टैक्स इवेजन इज़ हार्डली पॉसिबल बिकॉज़ इट इज़ इंक्लूडेड इन द प्राइस ऑफ द गुड्स। क्या हुआ? जब मैंने रॉ मटेरियल खरीदा था, जब मैंने मैगी का पैकेट खरीदा था, जब अंकल जी ने मैगी का पैकेट खरीदा था, तो सप्लायर को पहले ही टैक्स पे करके आए होंगे। मतलब जब मैंने पहले टैक्स पे ही कर ही दिया, तो क्या उसमें टैक्स पे क्या मैंने टैक्स की चोरी की है क्या? मतलब इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स इवेजन पॉसिबल नहीं है, बट डायरेक्ट टैक्स में टैक्स इवेजन पॉसिबल है। नेक्स्ट क्या है हमारा? इन्फ्लेशन। डायरेक्ट टैक्स क्या हुआ? क्योंकि मैं अपनी जेब से पे कर रहा हूँ। अंकल जी 2 रुपए पे जो टैक्स पे कर रहे हैं, वो अपनी जेब से पे कर रहे हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो डायरेक्ट टैक्स है, वो इन्फ्लेशन नहीं करता है? क्या अंकल जी वो 2 रुपए पे जो टैक्स आया, वो अपनी कॉस्टिंग में ऐड करेंगे क्या? क्या सेल करते वो कॉस्टिंग में ऐड करेंगे क्या? नहीं। मतलब डायरेक्ट टैक्स कभी भी प्रोडक्ट के प्राइसेस नहीं इंक्रीज करता। बट क्या हुआ? हमने इनडायरेक्ट टैक्स देखा। यहाँ पे क्या था? अंकल जी क्या कर रहे थे? 1 रुपए का जब ये टैक्स कलेक्ट किया, अंकल जी ने मैंने अभी क्या बताया? जब ये जो 12 रुपए थे, स्टार्टिंग में देखते हैं यहाँ पे। मैंने कहा था अंकल जी ने अपने 15 रुपए को 3 जगह डिवाइड किया। पहला 12 रुपए, पहला ये 12 रुपए, नेक्स्ट 2 रुपए का प्रॉफिट, 1 रुपए का टैक्स। बट उसके बाद क्या बताया? ये जो 12 रुपए है, इसमें भी अंकल जी टैक्स पे करके आए होंगे। अब क्या हुआ? इसमें भी अंकल जी ने कुछ टैक्स पे किया, बट देन यहाँ प्रॉफिट इंक्लूड कर दिया, यहाँ पे टैक्स और लगा दिया। मतलब क्या हुआ? जो मैंने ये पहले टैक्स पे किया और जो अब टैक्स पे कर रहा हूँ, इससे अल्टीमेटली क्या हो रहा है? ये जो मैगी है, ये 15 रुपए की हो गई। मतलब टैक्स मैं डबल पे कर रहा हूँ, टैक्स पे टैक्स पे कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है मेरा? जो कॉस्ट ऑफ गुड थी, जो मेरे प्राइस थी गुड्स की, वो क्या हो रही है? बढ़ रही है। और जब प्राइस इंक्रीज होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन। यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है एक बार। कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज increased due to levy of indirect taxes. Thus, indirect taxes promote inflation. मतलब क्या हुआ? जो 12 रुपए थे, जो हमारे 12 रुपए थे, हम उस पे पहले भी टैक्स पे करके आए थे। मैं क्या कर रहा हूँ? उस वो टैक्स क्या कर रहा हूँ? वो टैक्स का बेनिफिट नहीं लिया। मैंने फर्दर 1 रुपए का और टैक्स कलेक्ट कर लिया। मतलब क्या हुआ? मैं टैक्स पे टैक्स कलेक्ट किए जा रहा हूँ। तो इससे क्या हो रहा है? इन्फ्लेशन। However, sometimes it is useful tool to promote social welfare by checking the consumption of harmful foods. बट क्या होता है? बहुत सी बार गवर्नमेंट क्या करती है? कुछ हार्मफुल गुड्स, कुछ ऐसे गुड्स जो या तो बहुत ज़्यादा लग्ज़रियस हैं या फिर ऐसे गुड्स जो हमारी सोसाइटी के लिए अच्छे नहीं हैं। उन गुड्स पे क्या करती है? बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देती है। ताकि क्या हो? उन गुड्स की प्राइस इंक्रीज़ हो एंड अल्टीमेटली जो हमारा कस्टमर है, जो हमारा कंज्यूमर है, वो उसको खरीदना कम कर दे।
क्यों? क्योंकि उसे अब बहुत ज़्यादा वो गुड महँगा पड़ने लग गया। नेक्स्ट क्या है हमारा? इम्पोज़िशन एंड कलेक्शन। अब इसमें क्या है? इम्पोज़्ड एंड कलेक्टेड फ्रॉम द सेम पर्सन। क्या हुआ? जो ₹2 का प्रॉफिट था, जो ₹2 का प्रॉफिट था, उसपे क्या हुआ? हमने जो टैक्स कलेक्ट किया, वो अंकल जी से ही टैक्स कलेक्ट किया। मतलब अंकल जी पे इम्पोज़ किया, अंकल जी से ही कलेक्ट किया। बट क्या हुआ? जो ₹1 का इनडायरेक्ट टैक्स था, जो इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस था, वो क्या था हमारा? हमने इम्पोज़ तो किया अपने अल्टीमेट कंज्यूमर पे, मतलब जो हमारा मोहित था, बट कलेक्ट किससे किया? हमारे अंकल जी से। मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे इम्पोजिशन एंड कलेक्शन अलग-अलग बंदे पे होती है, अंकल जी एंड मोहित। बट यहाँ पे क्या हुआ? जो डायरेक्ट टैक्स था, वहाँ पे इम्पोजिशन खाली अंकल जी पे हो रही है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो डायरेक्ट टैक्स है, वो अल्टीमेटली जो इनकम कमाएगा, उस पे लगेगा। बट इनडायरेक्ट टैक्स जो अल्टीमेट बिज़नेस करेगा या फिर प्रोडक्ट सेल करेगा, वो टैक्स पे करेगा एंड जो बाय करेगा, वो टैक्स पे करेगा। ठीक है ना? नेक्स्ट क्या है हमारा? बर्डन। बर्डन क्या था? कि जो वो इनकम टैक्स का बर्डन है, वो शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। जो ₹2 पर प्रॉफिट था, वो कभी भी शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। बट जो इनडायरेक्ट टैक्स था, जो ₹1 का टैक्स था, वो क्या किया? अंकल जी ने फर्दर जो मोहित था, जो अल्टीमेट कंज्यूमर था, उस पे शिफ्ट कर दिया। नेक्स्ट क्या हमारा? इवेंट। वो कौन-सा इवेंट है या कौन-सी कंडीशन है जिसको फुलफिल करने पे हमारा टैक्स लगता है? तो डायरेक्ट टैक्स में क्या हुआ? इट इज़ एप्लीकेबल ऑन टैक्सेबल इनकम ऑफ एसएससी। मतलब जब भी कोई बंदा, जब भी कोई पर्सन इनकम कमाएगा, तो उसपे क्या लगेगा? इनकम टैक्स। बट इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है? इट एप्लीकेबल ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब जितनी बार हमारा गुड्स खरीदा बेचा जाएगा, उतनी बार क्या होगा? टैक्स लगेगा। तो इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट डिफरेंस है डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स का, हमारा जो डिफरेंस था, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। बट आप एक क्वेश्चन सोचोगे कि भैया ये छोटा सा डिफरेंस ही तो था, इतना बड़ा क्यों कराया? तो ये जो हमारा क्वेश्चन था, ये बहुत ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लास्ट अटेम्प्ट जो हमारा जून 24 अटेम्प्ट था, वहां पे ये सेम क्वेश्चन हमारे 7 मार्क्स के लिए आया था, जिसमें हमें खाली 7 पॉइंट्स लिखने थे एंड उसके बाद हम इजिली 6 to 7 मार्क्स स्कोर कर सकते थे। मतलब मेरे को ये जो क्वेश्चन था, ये मेरे को याद करके ही नहीं जाना है। अब थ्योरी का क्वेश्चन है, कैसे याद करें? तो मैंने इसके लिए आपके लिए एक न्यूमोनिक बनाया। वो क्या है? कलेक्शन ऑफ मनी बैग। क्या है? कलेक्शन ऑफ मनी बैक। इससे कैसे याद रहेगा? फर्स्ट कलेक्शन क्या रहेगा? कलेक्शन एंड इम्पोजिशन। ऑफ से कुछ नहीं है, एम से क्या है? मीनिंग। ओ से कुछ नहीं है, एन से क्या है? नेचर। ई से क्या है? इवेजन, एग्जाम्पल एंड हमारा क्या रहेगा? इवेंट। वाई से क्या रहेगा हमारा? वाई से हम याद रखेंगे इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट। और बी से क्या रहेगा हमारा? बर्डन। मतलब अगर मैंने ये 7 पॉइंट्स लिख दिए, कलेक्शन, कलेक्शन एंड पोजीशन, एम से मीनिंग, एन से नेचर, ओ ई से इवेजन, एग्जांपल एंड इवेंट एंड वाई से हम कह सकते हैं इंसिडेंट इम्पैक्ट एंड बी से क्या रहेगा? बर्डन। जस्ट मेरे को 7 पॉइंट्स लिखना है एंड इजिली मैं 7 मार्क्स स्कोर कर सकता हूँ। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, कॉन्सेप्ट एंड फीचर ऑफ आईडीटी। मतलब कॉन्सेप्ट एंड फीचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। फर्स्ट क्या है? बर्डन। हमने क्या कहा था? जब हम डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट का डिफरेंस देख रहे थे, तो हमने क्या कहा था? जो बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जो बर्डन ऑफ जीएसटी होता है, वो हम शिफ्ट कर सकते हैं। हमारे अंकल जी ने क्या किया था? मैगी में जो 1 रुपीज का जो टैक्स था, उसका बर्डन क्या किया था? शिफ्ट कर दिया था। किस पे? हमारे अल्टीमेट कंज्यूमर या फिर मोहित पे। तो मतलब जो हुआ कि जो इनडायरेक्ट टैक्स होगा, उसका बर्डन हम शिफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? इन्फ्लेशनरी नेचर। क्या था? जो हमारा 12 रुपीज पे भी हमने टैक्स पे किया, प्लस जो हमने फर्दर 14 रुपीज का पे सेल किया है, उस पे हमने ₹1 का टैक्स पे किया। मतलब क्या हुआ? टैक्स पे टैक्स लग रहा है। इससे क्या हो रहा है? हमारी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है, वो इंक्रीज होती जा रही है। नेक्स्ट क्या है हमारा? टैक्सेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब जो हमारे गुड्स और सर्विस होगा, उस पे टैक्स लग रहा है। जितनी बार मैं गुड्स सेल करूंगा, उतनी बार टैक्स लगेगा। अगर क्या होता, मैंने मैन्युफैक्चर से नहीं किया, मैंने क्या किया? एक होलसेलर से परचेज किया। तो जब होलसेलर ने मैन्युफैक्चर से परचेज किया होगा, जब टैक्स लगा होगा। जब होलसेलर ने मेरे को सेल किया, जब टैक्स लगा। एंड जब मैं अल्टीमेट कंज्यूमर को टैक्स
सेल कर रहा हूँ, उस पे टैक्स लग रहा है। मतलब जितनी बार हमारा गुड्स सेल होगा, उतनी बार उस पे टैक्स लगेगा। नेक्स्ट क्या है? सोशल वेलफेयर। हमने देखा था ना, बहुत सी बार गवर्नमेंट क्या होती है, हमारा जीएसटी लगाती है जस्ट टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ द गुड्स, ताकि जो डिमेरिट गुड्स हैं या फिर जो बैड गुड्स हैं या फिर जो हमारी सोसाइटी के लिए गुड्स अच्छे नहीं है, उन गुड्स को डिमोट करने के लिए, उन गुड्स का यूज कम करने के लिए हमारे क्या कर रही है, गवर्नमेंट उसका प्राइस बढ़ा देती है बाय उस पे टैक्सेस लगा लगा के बहुत सारे टैक्सेस लगा के। नेक्स्ट क्या है? वाइडर टैक्स बेस। मतलब हमारे जो जीएसटी है वो बहुत ज्यादा स्कोप कवर करता है। इनकम टैक्स क्या था? अगर कोई इनकम कमाएगा तो उस पे टैक्स पे करेगा। बट जीएसटी में क्या है? चाहे वो इनकम कमाए ना कमाए, वो टैक्स पे करेगा। हमने क्या लिया? हमने एक मोहित का एग्जांपल लिया था, जिसने मैगी खरीदी। वो क्या कर रहा था? ₹1 का टैक्स पे कर रहा था एक मैगी के पैकेट पे। बट हो सकता है मोहित क्या हो? 6 साल का एक बच्चा हो। वो क्या होगा? वो इनकम नहीं कमा रहा, फिर भी वो जीएसटी पे कर रहा है, वो इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहा है। जब वो मैगी खाएगा तो क्या होगा? उनने ₹1 का टैक्स गवर्नमेंट को पे किया होगा। मतलब क्या हुआ हमारा? यहाँ पे एक वाइडर टैक्स बेस है। नेक्स्ट क्या है? नो पिंच। नो पिंच का क्या था? मतलब जो अल्टीमेट जो टैक्स कलेक्ट कर रहा है, जो हमारा अंकल जी थे, उन्हें कोई दुःख नहीं है उस टैक्स को कलेक्ट करने में। उन्हें कोई दुःख नहीं है उस टैक्स को गवर्नमेंट को पे करने में। क्यों? क्योंकि वो उसने जो अंकल जी हैं, उन्होंने अपनी जेब से पे नहीं किया है। उन्होंने क्या किया? अल्टीमेट जो कंज्यूमर था, उससे टैक्स कलेक्ट किया, गवर्नमेंट को पे कर दिया। उसने अपनी जेब से निकाल के पे नहीं किया, सामने से लिया एंड गवर्नमेंट को पे कर दिया। मतलब इसका टैक्स करना जो बर्डन रहता है, वो नो पिंच रहता है या फिर इसका ये टैक्स नो पिंच रहता है। मतलब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई दुःख दर्द नहीं हो रहा है इस टैक्स पे करने पे। लास्ट क्या है? रिग्रेसिव इन नेचर। रिग्रेसिव का मतलब क्या हुआ? कि चाहे मैं कितने भी प्रोडक्ट, चाहे मैं 10 लाख करूं, चाहे मैं 1 करोड़ करूं, चाहे मैं 1 पैकेट करूं, मेरा जो टैक्स रेट रहेगा वो जीएसटी में हमेशा सेम रहेगा। क्या ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? ये भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी हमारे एग्जाम का क्वेश्चन है। 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। 7 मार्क्स का थ्योरी का क्वेश्चन है। अब इसको याद कैसे करेंगे? इसको हम याद करेंगे बिग स्वन से। हमारा डीटी आईडीटी का डिफरेंस क्या था? कलेक्शन ऑफ मनी बैक। एंड फीचर्स ऑफ आईडीटी क्या है हमारा? बिग स्वन। डी का मतलब क्या हुआ? बर्डन। आई का मतलब क्या? इन्फ्लेशन नेचर। जी का मतलब क्या हुआ? टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। एस का मतलब क्या हुआ? सोशल वेलफेयर। डब्ल्यू का मतलब क्या हुआ? वाइडर टैक्स बेस। एन का मतलब क्या हुआ? नो पिंच। एंड लास्ट में हम कह देंगे रिग्रेसिव इन नेचर। ठीक है ना? तो कल हमारा फीचर ऑफ आइडेंटिटी क्या है? बिग स्वन। बर्डन कैन बी शिफ्टेड, इन्फ्लेशन इन नेचर, टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, सोशल वेलफेयर, वाइडर टैक्स स्पेस, नो पिंच एंड लास्ट में रिग्रेसिव नेचर। तो मतलब हमने अभी खाली 40 मिनट्स के लेक्चर में दो मोस्ट इंपॉर्टेंट 14 मार्क्स का हमने कवर कर लिया। किसी अटेम्प्ट में हमारा फीचर्स आ जाता है एंड किसी अटेम्प्ट में हमारा डीटी एंड आईडीटी का क्वेश्चन आ जाता है। अब हमने देख लिया कि हमारा डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। हमने ये भी देख लिया डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स के फीचर क्या होता है। बट एक क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के माइंड में आता है, मैं वो डिस्कस करना चाहता हूँ। वो क्या है हमारा? हमने देखा कि एक दो टैक्स होता है, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। अब जब हमारी गवर्नमेंट ने हमसे डायरेक्ट टैक्स मतलब अल्टीमेट जो मेरा ₹2 का प्रॉफिट था एक पैकेट पे, जब इस पे टैक्स कलेक्ट कर ही लिया है, तो गवर्नमेंट को क्या जरूरत है कि ₹1 का टैक्स जो अल्टीमेट कंज्यूमर से लिया जा रहा है, वो क्यों लिया जा रहा है? हो सकता है अभी मैं बिजनेसमैन हूँ, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इनकम कमा रहा हूँ, बट मैं कंज्यूमर भी तो बनूंगा ना। मैं किसी प्रोडक्ट के लिए कंज्यूमर भी तो बनूंगा। मतलब मैं इसी ₹2 में से क्या कर रहा हूँ, इसी रुपए में से मैं इनकम टैक्स भी पे कर रहा हूँ। प्लस जो मेरे ₹2 का हो सकता है, एज्यूम करते हैं यहाँ पे मैंने 50 पैसे टैक्स पे किया, 50 पैसे टैक्स पे किया, मतलब मेरा कितना बचा? 1.5 रुपीस बचे। अब मैं जब इस 1.5 रुपीस को फर्दर क्या करूंगा, एक्सपेंड करूंगा, खर्च करूंगा। हो सकता है मैंने क्या किया, एक टीवी परचेज कर लिया, है ना? अभी ये एक पैकेट का क्या, अगर ये मैं 1 लाख से करता तो ये कितना आता मेरा? 1.5 लाख रुपए। अब मैंने क्या किया, इन 1.5 लाख रुपए में से मैंने एक टीवी खरीद लिया।
तो क्या हुआ, जब मैं टीवी खरीदूंगा उस पे फिर मैं टैक्स पे करूंगा। मतलब मैंने इस 2 रुपए पे भी टैक्स पे कर दिया, अब जब 1.5 रुपए मैं खर्च कर रहा हूँ उस पे भी टैक्स पे कर रहा हूँ। ये गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया? जब डायरेक्ट टैक्स आ ही गया, जब मेरी अल्टीमेट इनकम पे टैक्स लग ही चुका है, तो मैं फर्दर मैं क्यों टैक्स पे कर रहा हूँ? क्यों इनडायरेक्ट टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया? अब हम इसका जवाब देखने वाले हैं। चलो, हमारे जो गवर्नमेंट है, जो हमारी गवर्नमेंट है, उन्होंने इनडायरेक्ट टैक्स क्यों इंट्रोड्यूस किया? उसके मेनली 2-3 रीज़न्स हैं। इसके मेनली 2-3 रीज़न्स हैं। हम 3 रीज़न्स मेन जो डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्या है? हम कह सकते हैं स्कोप। मतलब ये टैक्सेस इंट्रोड्यूस की गई है। जो हमारा डायरेक्ट टैक्स था, हमने अभी डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस पढ़ा है ना? डायरेक्ट टैक्स तो जा उसका क्या कि उसका मेन मीनिंग क्या था? उसको लगाने का मेन पर्पस क्या था? का जो डायरेक्ट टैक्स का मेन पर्पस था वो था इनकम पे टैक्स लगाना। मतलब हर आदमी जो इनकम कमा रहा है, मैं उस पे टैक्स लगा रहा हूँ। अगर वो इनकम कमाएगा तो मैं टैक्स लगाऊंगा, अगर वो इनकम नहीं कमाएगा तो मैं टैक्स नहीं लगाऊंगा। अगर वो बहुत सारे इनकम लगाएगा तो मैं उस पे बहुत सारा टैक्स करूंगा। मतलब जितनी इनकम उतना टैक्स, इनकम नहीं तो टैक्स नहीं। बट इनडायरेक्ट टैक्स का क्या था? इनडायरेक्ट टैक्स को लगाया क्यों था? ये था टू कवर वाइडर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट चाहती है कि मैं हर इंसान से, हमारी सोसाइटी में, हमारे इंडिया में जितने भी पीपल है, हर इंडियन से मैं टैक्स कलेक्ट करूं। क्या होगा, जब हर आदमी कुछ कंज्यूम करेगा, मैगी खाएगा, टीवी खरीदेगा, बाइक खरीदेगा, कार खरीदेगा, या हो सकता है वो क्या करे, मैगी की जगह पास्ता खाए, रेस्टोरेंट में जाके खाए, कोल्ड ड्रिंक पिए, मतलब कुछ भी कंज्यूम करेगा, कुछ भी खाएगा पिएगा, कुछ भी काम करेगा, तो उस पे क्या होगा, उस पे इनडायरेक्ट टैक्स लगा होगा। मतलब इनडायरेक्ट टैक्स का पर्पस ही है कि जब कोई आदमी कंजप्शन करे, किसी भी प्रोडक्ट को कंज्यूम करे, तो क्या हो, वो टैक्स पे करे। बट इनकम टैक्स क्या था कि जब तक वो इनकम कमाएगा, जब तक उस पे टैक्स लगेगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, रेवेन्यू स्टेबिलिटी। जब हमारी गवर्नमेंट ने डायरेक्ट टैक्स लगाया, तो उन्हें लगा कि हमें तो इनकम ही नहीं हो रही है। लोग क्या कर रहे हैं, लोग अपना एक्सपेंस दिखा देते हैं, कह देते हैं मैंने 20 लाख रुपए कमाए, उसको कमाने के लिए मैंने 10 लाख रुपए खर्च किए, तो इनकम मेरी 10 लाख हुई। कुछ लोग क्या करेंगे, 20 लाख कमाए बट 30 लाख रुपए का खर्च कर दिया, तो मतलब मेरे को तो इनकम ही नहीं, मेरे को तो लॉस हो गया, मैं तो टैक्स पे करूंगा ही नहीं। मतलब क्या था, हमारे डायरेक्ट टैक्स से गवर्नमेंट का रिवेन्यू जो था, वो बहुत अनस्टेबल था। किसी ईयर में बहुत ज़्यादा इनकम आ रही है, बहुत ज़्यादा टैक्स कलेक्ट हो रहा है, और कभी-कभी टैक्स कलेक्ट ही नहीं हो रहा है। मतलब क्या हुआ, रिवेन्यू कोई पर्टिकुलर रिवेन्यू था या फिर इनकम सोर्स नहीं था। बट इनडायरेक्ट टैक्स का क्या आया, इनकी जो रिवेन्यू था, रिवेन्यू क्या हुआ, इंक्रीज़ हो गया, या फिर हमारा रिवेन्यू स्टेबल हो गया। अब क्या हुआ, हर प्रोडक्ट जितनी बार वो सेल होगा, जितनी बार वो कंज्यूम होगा, हर बार गवर्नमेंट को क्या हो रहा है, टैक्स मिल रहा है। हर बार गवर्नमेंट को क्या मिल रहा है, रिवेन्यू मिल रहा है। मतलब क्या हुआ, इनडायरेक्ट टैक्स इंट्रोड्यूस करते ही जो गवर्नमेंट का रिवेन्यू था, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। थर्ड क्या है, इवेजन। सेम पॉइंट कह सकते हैं हम, टैक्स, हमारे रिवेन्यू स्टेबिलिटी या इवेजन। क्या हुआ, जब डायरेक्ट टैक्स था, तो लोग बहुत ज्यादा टैक्स की चोरी कर रहे थे। क्या था, हमने एग्जांपल कि 20 लाख में से हमने 13 लाख का हमने एक्सपेंस क्लेम कर, मतलब क्या हुआ, खाली मैं 7 लाख की जो मेरी इनकम है, इस पे टैक्स पे कर रहा हूँ। मतलब टैक्स इवेजन बहुत ज्यादा हो रहा था। बट क्या हुआ, जैसे इनडायरेक्ट टैक्स आया, जितनी बार वो कंज्यूम हो रहा है, उतनी बार वो सेल हो रहा है, उतनी बार क्या लग रहा है उस पे, जीएसटी लग रहा है, उस पे टैक्स लग रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा था, इवेजन हो ही नहीं रहा था, या इवेजन बहुत कम, नॉमिनल अमाउंट या पॉसिबल ही नहीं था। मतलब 3 मेन रीजन थे। पहला क्या था, पहला क्या था हमारा स्कोप, सेकंड क्या था, रिवेन्यू स्टेबिलिटी, एंड थर्ड क्या था, इवेजन। ये हमारा एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ डायरेक्ट टैक्स क्यों आया, इनडायरेक्ट टैक्स के बाद इनडायरेक्ट टैक्स क्यों आया, क्यों गवर्नमेंट ने 2 अलग अलग टैक्स इंट्रोड्यूस किए। ठीक है ना? अब हम थोड़ा जीएसटी की, जो हम सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, जो हम सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, अभी तक मैंने आपके साथ जीएसटी स्टार्ट नहीं किया है। अभी तक मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ जो मेरा सब्जेक्ट है, जो मेरा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, जो अलग अलग सब्जेक्ट है जिसको मेरे को अलग अलग पढ़ना है, वो होते क्या है, उनमें डिफरेंस क्या है। अभी तक मैंने खाली आपके साथ ये डिस्कस किया है। अभी अब मैं आपके साथ जीएसटी के
कह सकता हूँ हिस्ट्री डिस्कस करने वाला हूँ। इसके बाद मैं आऊँगा कि जीएसटी क्या होता है, ठीक है ना? चलो, अब जीएसटी की हिस्ट्री देखते हैं पहला। In 2000, the Prime Minister mooted the concept of GST and set up committee to design goods and services tax. मतलब जो जीएसटी है वो फर्स्ट टाइम 2000 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये जो कॉन्सेप्ट था, ये जो वर्ड था, इंडिया में 2000 में इंट्रोड्यूस किया गया था, बट इम्प्लीमेंट कब हुआ? हमारा 1 जुलाई 2017। मतलब 17 इयर्स लग गए इसको इम्प्लीमेंट होने में। नेक्स्ट क्या है? यूनियन बजट 2006 and 7 announced that the GST would introduce from 1 अप्रैल 2010। क्या था? 1 अप्रैल 2010 से इंट्रोड्यूस होने वाला था। बट क्या हुआ? वो पर्टिकुलर 2010 में आगे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। बट फाइनली 1 जुलाई 2017 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है हमारी। द हिस्टोरिक इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस्ड। जीएसटी लॉ वाज एक्सटेंडेड टू जम्मू एंड कश्मीर ऑन 8 जुलाई 2017। मतलब क्या हुआ? 8 जुलाई 2017 को अल्टीमेटली फाइनली जीएसटी इंडिया में इम्प्लीमेंट हो गया। 8 जुलाई को जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट हुआ एंड 1 जुलाई को ऑल ओवर इंडिया में इम्प्लीमेंट हो गया। नेक्स्ट क्या है? फ्रांस वाज द फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट वैट जीएसटी इन 1954। प्रेजेंटली मोर देन 160 कंट्रीज हैज इम्प्लीमेंटेड वैट एंड जीएसटी। क्या था? फर्स्ट कंट्री कौन थी? फ्रांस। एंड अब क्या है? मोर देन 160 कंट्रीज एंड इंडिया इज वन अमॉन्ग्स द 160th कंट्री। ठीक है ना? मतलब 160 कंट्रीज में से इंडिया भी एक है। Most of the countries follow unified GST, means a single tax applicable throughout the country. India has adopted a dual GST model because of its unique federal nature. क्या हुआ? बहुत से क्या कहते हैं, बहुत सी कंट्री क्या कहते हैं, खाली जीएसटी लगाता है, बट इंडिया खाली जीएसटी नहीं लगाता। इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने जीएसटी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि अगर सेम स्टेट में होगा या फिर अलग अलग स्टेट में होगा, हम कह सकते हैं इंटर स्टेट या फिर इंट्रा स्टेट। अगर अलग अलग स्टेट में होगा तो हम क्या लगाएंगे? आईजीएसटी। अगर सेम स्टेट में होगा तो हम क्या लगाएंगे? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अब ये क्या होता है हम अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना? नेक्स्ट क्या हमारा? मोस्ट कंट्री, ये हो गया। फॉर्मर पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी is credited with the founding GST in India and is often referred to father of GST। इंडिया के फादर ऑफ जीएसटी कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? तो अभी तक हमने देखा कि डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है एंड जीएसटी की हिस्ट्री क्या है। बट एक्चुअल में जीएसटी क्या होता है अब हम ये देखते हैं, ठीक है ना? और जीएसटी डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ जीएसटी आया क्यों है। जीएसटी से पहले क्या होता था, पहले वो देखता, ताकि हमें सही से अच्छे से पता लगे कि जीएसटी क्या होता है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। हमारा मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर ने एक प्रोडक्ट सेल किया 1 लाख रुपए का। अब जब ये मैन्युफैक्चरर हमारा होलसेलर को सेल करेगा, मैन्युफैक्चरर ने क्या किया? होलसेलर को एक प्रोडक्ट सेल किया, कितने का? 1 लाख का। जब मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया होगा तो क्या पे करेगा? एक्साइज ड्यूटी, है ना? एक्साइज ड्यूटी एज्यूम करते हैं 5%। तो क्या हुआ? ये 5,000 रुपीज का मैन्युफैक्चरर ने पहले क्या किया? एक्साइज ड्यूटी पे की। एक्साइज ड्यूटी क्या होती है? जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स पे होता है वो क्या होता है? एक्साइज ड्यूटी। फिर जब फर्दर मैन्युफैक्चरर ने क्या किया? होलसेलर को टैक्स पे किया, होलसेलर को सेल किया, तो उनने कितने में किया? 1,05,000। क्यों? क्योंकि 5,000 की तो एक्साइज ड्यूटी थी। अब जब मैन्युफैक्चरर होलसेलर को पे करेगा तो वो क्या करेगा? वैट। वैट क्या है हमारा? जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट चार्ज कर रही है। एक्साइज ड्यूटी क्या थी? जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज कर रही थी। मतलब जितनी बार जब कोई मैन्युफैक्चरर एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेगा तो उसमें हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है। वो क्या करती है? एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट करती है। एंड देन जब मैन्युफैक्चरर वो होलसेलर को टैक्स प्रोडक्ट सेल करेगा तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करेगी। वो क्या करेगी?
एक्साइज वो कलेक्ट करेगी वैट। हमने क्या किया, हमने 5% उस पे कलेक्ट किया। अब ये क्या हुआ, 5250। मतलब अल्टीमेटली जो होलसेलर को प्रोडक्ट पड़ा है वो कितने का हुआ, 1,10,250 रुपीज का। कितने का पड़ा है, 1,10,000। ₹1,10,250 का। ये क्या है, जो अल्टीमेटली मैन्युफैक्चरर को पड़ा है। क्या करेगा, मैन्युफैक्चरर अल्टीमेटली कंज्यूमर को सेल करेगा। मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, ये 1,10,250 1,10,250 प्लस 20,000 अपना प्रॉफिट, ठीक है ना। तो कितने का हुआ, 1,30,250 का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर ने ओ होलसेलर ने क्या किया, सेल किया। जब ये होलसेलर दोबारा प्रोडक्ट सेल करेगा, उस पे फिर टैक्स कलेक्ट करेगा। हमारी स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, दोबारा से वैट दो 5%। अब इस पे क्या करेंगे हम, 5% फिर वैट लगाया। तो क्या हुआ, 6513 मान लेते हैं, प्लस 130,250, तो कितना हुआ, 1,36,763। मतलब क्या हुआ, जो 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ था, जो मैन्युफैक्चरर ने 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट सेल किया था, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया था, उस पे पहले क्या किया, एक्साइज ड्यूटी जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने की थी। अब जब एक्साइज ड्यूटी लगी, उस पे क्या हुआ, वैट लगा, जो 5% हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने लगाया। ये कब लगाया, जब मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को सेल किया। मतलब हमारा जो ये 5,000 था, जो हमारी ये 5,000 एक्साइज ड्यूटी थी, मैंने उस पे भी 5% वैट पे किया है। तो क्या हुआ, मेरा कॉस्ट क्या हुई, 1,10,250। हमारा जो मैन्युफैक्चर जो होलसेलर था, उसके लिए कॉस्ट क्या है, 1,10,250। अब उनने क्या किया, अपना 20,000 का प्रॉफिट ऐड किया एंड अल्टीमेटली 1,30,250 का सेल कर दिया। बट जब मैन्युफैक्चर फाइनली सेल करेगा, उस पर फिर वैट कलेक्ट करेगा। क्यों, हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट क्या है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट कहेगी कि आप इस पे दोबारा से टैक्स पे करो। तो हमारा क्या होगा, इस पे 6,315 का फिर से टैक्स पे होगा, 1,30,250 पे 5% फिर से टैक्स पे होगा। तो क्या होगा, 1,36,763 का फाइनली जो हमारा कस्टमर कितना पे करेगा, 1,36,763 होलसेलर को पे करेगा। एंड होलसेलर अब कितना टैक्स पे कर रहा होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल होलसेलर ने 5250 तो स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स पे किया, प्लस 6513 किसको टैक्स पे किया, हमारे जो हमने कस्टमर से कलेक्ट किया। तो मतलब अल्टीमेटली 11,763 का तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट को गया, प्लस 5,000 का हमने स्टार्टिंग में पे किया था। तो हमारा टोटल टैक्स कितना का हो गया, ये टोटल टैक्स हो गया हमारा 16,763। मतलब एक प्रोडक्ट जब मैन्युफैक्चर हुआ, मैन्युफैक्चर होने के बाद जब अल्टीमेटली कंज्यूमर तक पहुंचा, तो उस पे कितने का टैक्स हो रहा है, 16,763। ये कब हुआ, अभी तक जीएसटी आया नहीं है, अब आ गया हमारा जीएसटी। क्या हुआ, हमारा 1 जुलाई को क्या आया, जीएसटी। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। मतलब जितनी बार भी कोई गुड्स सेल होगा, जितनी बार भी कोई सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी, उस पे क्या लगेगा, हमारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो हम सेम एग्जांपल लेते हैं, कैसे रहेगा। हमारा क्या था, मैन्युफैक्चरर ने सेल किया होलसेलर को, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हुआ, मैन्युफैक्चरर ने 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया था। अब क्या हो रहा था, वहां पे लग रहा था एक्साइज ड्यूटी। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट पहले क्या कर रही थी, 5% एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट कर रही थी मैन्युफैक्चरिंग पे। बट जैसे जीएसटी आया, जीएसटी ने कहा नहीं, हम मैन्युफैक्चरिंग पे नहीं करेंगे। जब ये मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट सेल करेगा, मतलब जब ये होलसेलर को सेल करेगा, हम जब टैक्स कलेक्ट करेंगे। मतलब मैन्युफैक्चरिंग पे कोई टैक्स नहीं है, फाइनली जब गुड्स सेल हो रहा होगा उस पे टैक्स है। तो हम क्या करेंगे, इस पे 5% जीएसटी कलेक्ट करेंगे। तो मतलब 5,000 रुपीज
जीएसटी कलेक्ट किया जाएगा फर्स्ट टाइम। अब क्या हुआ, होलसेलर के लिए क्या हुआ, ये 1,05,000 हो गया। बट गवर्नमेंट कहती है आप इसकी कॉस्टिंग 1,05,000 मत रखो, आप इसको कहो 1 लाख। तो अभी 5,000 का क्या होगा? गवर्नमेंट कहती है ठीक है, अभी बताएंगे, अभी आप इसको 5,000 को अलग लिखो। अभी आप क्या करो, 1 लाख रुपीज रखो। क्या हुआ, इसमें 20,000, हमारा जो सेलर था, जो होलसेलर था, पहले भी इतना ही प्रॉफिट था उसका, अभी हम एज्यूम करते हैं उसका प्रॉफिट इतना ही है। तो मतलब क्या हुआ, कॉस्टिंग क्या हुई, 1,20,000। जो कस्टमर था, जो हमारा फाइनल कंज्यूमर था, वो क्या था, अब वो कंज्यूमर को कितने, जो सेल रेट है, सेल वैल्यू क्या हुई हमारी, 1,20,000। अब इस पे क्या होगा, जीएसटी कलेक्ट किया जाएगा 5%। क्या हुआ, 5,000 कितना रहेगा, 6,000। तो अल्टीमेटली जो वैल्यू रही कस्टमर के लिए, अब क्या रही, 1,26,000। मतलब जीएसटी आते ही हमारे क्या हुआ, प्रोडक्ट की वैल्यू 1,26,000 होगी। जो वैल्यू पहले कितने की हो रही थी, 1,36,763 की थी, अब वो क्या हुआ, 1,26,000 हो गया। -136 कितना था हमारा, 763। मतलब जीएसटी के आते ही एक कंज्यूमर को, अल्टीमेट जो कंज्यूमर था, उसको कितने का बेनिफिट हुआ, 10,763। अल्टीमेटली कंज्यूमर को कितने रुपए बचे, 10,763। बट हमारे होलसेलर को क्या फायदा हुआ, हमने देख लिया कि जो हमारा कंज्यूमर था उसको फायदा हुआ। अब ये जो 5,000 रुपए थे, इसका क्या होगा, गवर्नमेंट कहती है ठीक है, हम क्या करेंगे, हमने कंज्यूमर का तो बेनिफिट दे दिया, अब होलसेलर को कैसे देंगे, होलसेलर से कहेंगे आपने, होलसेलर ने कितना टैक्स कलेक्ट किया। अब ये जो होगा, जो ये 6,000 था, ये क्या करेगा होलसेलर, कंज्यूमर से कलेक्ट करेगा, गवर्नमेंट को पे करेगा, कंज्यूमर से कलेक्ट करेगा, गवर्नमेंट को पे करेगा। तो क्या कहेगा होलसेलर, कि मैं क्या करता हूँ, 6,000 का जो टैक्स था, वो अल्टीमेट फाइनली गवर्नमेंट को पे करता हूँ। बट गवर्नमेंट कहती है जो आपने टैक्स पे किया था, जो आपने जीएसटी, जब आपने ये होलसेलर ने जब ये मैन्युफैक्चर से ये जो प्रोडक्ट परचेज किया था, उस पे भी आपने टैक्स पे किया था, ये 5,000 रुपए का। तो क्या कहती है गवर्नमेंट, आप क्या करो, इस 5,000 को, हमने यहाँ पे मना किया था ना, हमने यहाँ पे क्या कहा था, आप 1 लाख रुपए में मत ऐड करो। आप क्या करना, जब फाइनली आप 6,000 रुपए कस्टमर से कलेक्ट करोगे, उसमें से 5,000 रुपए माइनस कर लेना। आप क्या करना पहले ही, क्योंकि आपने पहले भी 5,000 रुपए टैक्स पे कर दिया है, आप क्या करना, 6,000 रुपए से ये 5,000 रुपए माइनस कर देना। एंड जो ये 1,000 रुपए, खाली आप ये 1,000 रुपए मेरे को पे करना। आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप ये 5,000 रुपए सारे के सारे, या फिर 6,000 रुपए दोबारा मेरे को टैक्स पे करो, क्योंकि आप 5,000 रुपए पे कर चुके हो। तो अब आप क्या करो, खाली 1,000 रुपए पे करो। मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने क्या किया, जो हमारा इनपुट था, हमारी जो ये परचेज थी, जो हमारी परचेज थी, ये क्या थी, हमारे इनपुट। इनपुट पे जो टैक्स दिया था, इनपुट पे टैक्स कौन सा दिया, 5,000 का। इनपुट पे जो टैक्स दिया था, उसका हमें क्रेडिट अलाउ कर दिया। क्रेडिट क्या हो गया, मतलब मेरे को डिडक्शन अलाउ कर दी, ये 5,000 की मेरे को डिडक्शन अलाउ कर दी। ये 5,000 क्या हुआ, ITC। इनपुट पे जो मैंने टैक्स पे किया था, उस पे मैंने क्रेडिट क्लेम किया। क्रेडिट का मतलब क्या हुआ, कि इसको मेरे को डिडक्शन अलाउ होगी। मतलब क्या हुआ, कि जो हमारा जीएसटी है, उसमें मेरे को आईटीसी मिल जाता है, इनपुट पे टैक्स का क्रेडिट मिल जाता है, इनपुट पे टैक्स का क्रेडिट मिल जाता है। तो इससे क्या हुआ, मैं बिजनेसमैन, मेरे को बेनिफिट हो गया। क्या हो गया, क्योंकि मैं क्या पहले क्या करता, अगर मैं 1 लाख रुपए, इस 5,000 रुपए का मेरे को क्रेडिट नहीं मिल रहा होता, तो मैं क्या करता, 1 लाख रुपए 5,000 ऐड करता, प्लस 5,000 पे ऐड करता, अब 1,05,000 पे फिर से मल्टीप्लाई कर देता 5%। तो अल्टीमेटली क्या होता, मेरा और वैल्यू इंक्रीज हो जाता। मैं क्या 5250 का टैक्स कलेक्ट करता, ये क्या हो जाता, मेरा 1,10,250 का हो जाता। बट क्योंकि मेरे को गवर्नमेंट ने उसका क्रेडिट अलाउ कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट ने मेरे को उसका क्रेडिट अलाउ कर दिया, तो अब मैं क्या करूंगा, 6,000 में से 5,000 माइनस करके 1,000 अल्टीमेटली गवर्नमेंट को पे करूंगा। मतलब क्या हुआ, जीएसटी आते ही मेरे को बेनिफिट हो गया, क्योंकि मैं कम टैक्स पे कर रहा हूँ।
कस्टमर को बेनिफिट हो गया क्योंकि कॉस्टिंग कम होगी तो कस्टमर भी कम पे कर रहा है। प्लस गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट हुआ, हर ट्रांजेक्शन पे हम ट्रैक कर पा रहे हैं। जितनी बार मैन्युफैक्चर क्या कर रहा है, होलसेलर को सेल कर रहा है, उस पे टैक्स कलेक्ट हो रहा है। होलसेलर क्या कर रहा है, कंज्यूमर को सेल कर रहा है, उस पे टैक्स कर रहा है, टैक्स कलेक्ट कर रहा है। मतलब जितनी बार हर प्रोडक्ट बाय एंड सेल हो रहा है, उतनी बार टैक्स कलेक्ट हो रहा है। मतलब क्या हुआ, जीएसटी एक वाइडर स्कोप कर रहा है। प्लस जीएसटी का टैक्स रेट भी कम रहेगा। प्लस जो हमारा कंज्यूमर है, उस पे भी कम बर्डन रहेगा। मतलब जीएसटी के आते ही तीनों पार्टी, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर एंड कंज्यूमर, जो तीनों पार्टी है, तीनों खुश हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, जीएसटी के आते ही हमारे जो टैक्स रेट था, प्लस जो हमारे कंज्यूमर एंड होलसेलर था, उन सब पे हमारा बेनिफिट, हमारा बर्डन कम हो गया। ठीक है ना? इससे हमें समझ में आता है कि जीएसटी क्या होता है। अब हम जीएसटी में पढ़ने क्या वाले हैं। हमारे तो जीएसटी लॉ है। हम क्या पढ़ने वाले हैं, जीएसटी लॉ। जीएसटी लॉ में क्या-क्या कवर होता है? फर्स्ट, जीएसटी लॉ में 5 एक्ट कवर होते हैं। 5 एक्ट कौन सा है? पहला, इंटीग्रेटेड जीएसटी एक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट, ठीक है ना? सेकंड क्या है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट। थर्ड, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट। फोर्थ क्या है हमारा? फोर्थ है यूनियन जीएसटी एक्ट, यूनियन टेरिटरी जीएसटी एक्ट है। एंड फिफ्थ, जीएसटी कंपनसेशन सेस एक्ट। मतलब हमारे लॉ में 5 एक्ट हैं। पहला है आईजीएसटी एक्ट, सीजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट, यूटीजीएसटी एक्ट एंड 5 जीएसटी कंपनसेशन एक्ट। अब ये आईजीएसटी एक्ट कब लगेगा? अब ये देखता है, अगर कोई भी प्रोडक्ट, अगर हमारा सेलर एंड बायर, हमारे जो सेलर और बायर है, वो क्या है, अलग-अलग स्टेट, डिफरेंट स्टेट है। हो सकता है ये हमारा राजस्थान का हो एंड ये क्या हो, हमारे दिल्ली का हो। मतलब जब अलग-अलग स्टेट होगा, तो क्या होगा हमारा, आईजीएसटी एक्ट लगेगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हम और जीएसटी में हम क्या कहेंगे, हम लगाएंगे आईजीएसटी। आईजीएसटी कब लगेगा, जब दोनों स्टेट अलग-अलग है। अब क्या होगा, अब हमारा सीजीएसटी एक्ट, यूटीजीएसटी एक्ट एंड एसजीएसटी एक्ट कब लगेगा, जब हमारा सेलर एंड बायर क्या है, सेम स्टेट में है। जब हमारा सेल एंड बायर सेम स्टेट में होगा, तो हमारा क्या लगेगा, सीजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट एंड अगर हमारी स्टेट यूनियन टेरिटरी हुई, तो यूटी जीएसटी एक्ट। ठीक है ना? एक एग्जांपल लेते हैं। हमारा मैन्युफैक्चरर ने, नहीं, होलसेलर ने, जो राजस्थान का है, एक प्रोडक्ट सेल किया दिल्ली वाले को, कस्टमर को। ठीक है ना? वो कहाँ का है, दिल्ली का है। इस पे 1 लाख रुपए का एक प्रोडक्ट था, जिसपे 18% जीएसटी लगती थी। अब इस पे टैक्स कैसे लगाएंगे, हम कहेंगे वैल्यू, वैल्यू क्या है हमारी, 1 लाख रुपए, प्लस क्योंकि अलग अलग स्टेट है, तो हम यहाँ लगाएंगे आईजीएसटी। कितना, 18%। ये क्या रहेगा, 18,000 रुपए। तो हमारा क्या हुआ, 1,18,000 रुपए। मतलब जब अलग अलग स्टेट होंगे, तो हम आईजीएसटी लगा रहे होंगे। अब हम देखते हैं एग्जांपल, जब हमारा सेम स्टेट होगा। होलसेलर ने कंज्यूमर को क्या किया, 1 लाख रुपए का एक प्रोडक्ट सेल किया। अब क्या है, सेम स्टेट है, तो टैक्स कैसे लगेगा, हम अब भी एज्यूम कर रहे हैं सिंपल स्टेट है, यूनियन टेरिटरी नहीं है। तो क्या होगा, वैल्यू कितनी होगी, 1 लाख रुपए। जीएसटी रेट क्या था, 18%। बट क्योंकि सेम स्टेट है, तो हम अब रेट को दो जगह डिवाइड करेंगे। पहला टी जीएसटी एंड सेकेंड एस जी एस टी। मतलब ये कितना कितना होगा, 9%, 9%। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी हमारा प्रोडक्ट सेम स्टेट में सेल होगा, तो हम रेट को हाफ में डिवाइड कर देंगे।
क्या करेंगे? रेट को हाफ में डिवाइड कर देंगे। पहला सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज, ये क्या होगा? जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। सेकंड क्या है? स्टेट गुड्स एंड सर्विस, जो टैक्स स्टेट गवर्नमेंट का होगा वो। हम क्या कर रहे हैं? इसको 99% डिवाइड कर दिए। 9000 एंड 9000, क्या हुआ हमारा प्रोडक्ट की वैल्यू? प्रोडक्ट की वैल्यू होगी हमारी 1,18,000। मतलब अगर सेम प्रोडक्ट 2 स्टेट्स के बीच में सेल हो रहा होता, तो भी हमारा सेम अमाउंट आ रही थी। अगर सेम प्रोडक्ट सेम स्टेट में सेल हो रहा है, तो भी सेम अमाउंट आ रही है। बट डिफरेंस क्या हुआ कि जब अलग स्टेट में, जब डिफरेंट स्टेट्स थी, तो हम आईजीएसटी लगा रहे थे। बट जैसे ही हमारी सेम स्टेट हुई, तो हम क्या कर रहे हैं? सीजीएसटी एक्ट एंड एसजीएसटी एक्ट, हम क्या कर रहे हैं? रेट को हाफ में डिवाइड किया एंड देन हमने टैक्स लगाया। बट ये जो एसजीएसटी एक्ट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, ये कौन सी होगी? ये अल्टीमेटली वो स्टेट होगी जहाँ पे गुड्स कंज्यूम हो रहा है। मतलब जिस स्टेट में कंज्यूमर होगा, उस स्टेट का क्या होगा? हमारा एसजीएसटी एक्ट, उस स्टेट गवर्नमेंट को हमारे क्या होगा? टैक्स लग रहा होगा। लास्ट क्या है हमारा? कंपनसेशन, जीएसटी कंपनसेशन। क्या हुआ? जब हमारा अदर टैक्स क्या हो रहा था? पहले एक्साइज लग रहा था, फिर वैट लग रहा था, एंड दोबारा जब सेल होगा, फिर वैट लगेगा, मतलब टैक्स पे टैक्स लग रहा है। तो क्या था? पहले गवर्नमेंट की जो रिवेन्यू था, हर स्टेट गवर्नमेंट का रिवेन्यू बहुत ज्यादा था। बट जब से हमारा जीएसटी आया, तो क्या हुआ? स्टेट को खाली एसजीएसटी मिलता है, और वो भी क्या है? वो भी हाफ रेट से मिलता है। तो क्या हुआ? बहुत सारे स्टेट्स ने अपोज किया। लगभग हर स्टेट ने कहा क्योंकि जीएसटी आने से हमारा बहुत ज्यादा रेवेन्यू डिक्रीज हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं? जब हमारे पास रेवेन्यू ही नहीं होगा, तो हम अपने लोगों के लिए खर्च भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए क्या हुआ? हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक और टैक्स निकाला कि जीएसटी कंपनसेशन एक्ट। ये हम हर कस्टमर से कुछ प्रोडक्ट्स पे टैक्स कलेक्ट करेंगे, और जो सेक्स की, जो वो सेस DESS की जो हमारी इनकम होगी, हम क्या करेंगे? उसको हमारी पर्टिकुलर स्टेट्स या फिर हर स्टेट्स में कुछ पोर्शन डिवाइड करेंगे। मतलब हमने आज क्या सीखा कि पहला डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस क्या होता है। सेकंड फीचर्स ऑफ आइडेंटिटी। थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम करने वाले हैं, जीएसटी, कि जीएसटी होता क्या है एंड क्यों जीएसटी आया था, एंड जीएसटी से पहले क्या होता था। तो इसी इसी के साथ हम आज की क्लास कंप्लीट करते हैं, एंड मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आपको ये जो टॉपिक्स मैंने आज पढ़ाया, आपको अपने स्टडी मैट से पढ़ना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स था, इनको याद करके आना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।